महाकुंभ के बाद ग्रहों की बदलती दुनिया। तो राजा का अनुशासन चलेगा, न्यायपालिका के न्याय चलेंगे, बहुत से अनुशासन आएंगे, बहुत से नियम आएंगे, बहुत सी गलत चीजों को ठीक किया जाएगा, बहुत सी चीजें जो दबाई गई हैं उन्हें उघाड़ा जाएगा। राजा सूर्य की सत्ता में शनि की न्याय लीला। यानी शनि जो है वो गुरु का रूप धारण करके आ रहे हैं। भीतर से न्याय प्रिय, बाहर से गुरु, यानी कठोर गुरु है, अनुशासन पसंद है, नियमों को मानने वाला है। ये कपटाचारी, भ्रष्टाचारी, लंपटों को पसंद नहीं करने वाला। राहु केतु की उल्टी गति में शुभ अशुभ परिणाम। शनि इनका मित्र है, मित्र राशि में आ रहे हैं। अच्छा, ये वक्री चलते हैं, इसलिए आपने सही कहा, पिछले जन्मों का हिसाब किताब ये हमें बताते हैं। राशियों पर उतरती चढ़ती शनि की ढैया 7.5। कुंभ राशि और एक राशि आगे मेष राशि, इन पे 7.5 हो जाएगी, क्योंकि शनि 2.5 साल पीछे, 2.5 साल आगे, और 2.5 साल जिस राशि में उसमें 2.5, 5 और 2.5, 7.5 का इनका प्रभाव। ये जिस राशि में होते हैं वहां तो प्रभाव देते ही हैं, पीछे और आगे भी देते हैं। ज्योतिषाचार्य अनिल वत्स की जुबानी 12 राशियों की 12 धमाकेदार भविष्यवाणियां, वो भी सिर्फ और सिर्फ धर्म ज्ञान पर। तो ग्रहों की दुनिया से भी आपने हमें साक्षात्कार कराया, लेकिन कुंभ के ठीक बाद, सालों बाद शनि का महाराशि परिवर्तन। अरे हाँ, ये तो बहुत अच्छी बात, ये और तो ठीक अद्भुत उसके बात। बाद उन्हीं के 2 मित्र राहु केतु का गोचर। हाँ। इनकी कितनी बड़ी भूमिका आपको लगता है कि आने वाले समय में हमें देखने को मिलेगी? ये आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछ लिया, आप मुझे घुमा के एस्ट्रोलॉजी पे ले ही आए। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हमारा नववर्ष है वो 30 मार्च को शुरू हो रहा है, और उसके जो नववर्ष के हर वर्ष का एक राजा होता है, एक मंत्री होता है। तो राजा सूर्य हैं, मंत्री भी सूर्य हैं। तो राजा का अनुशासन चलेगा, न्यायपालिका के न्याय चलेंगे, बहुत से अनुशासन आएंगे, बहुत से नियम आएंगे, बहुत सी गलत चीजों को ठीक किया जाएगा, बहुत सी चीजें जो दबाई गई हैं उन्हें उघाड़ा जाएगा, और बहुत से लोगों ने जो गलत तरीके से धन संचय किया है वापस लिया जाएगा। राजा ही है, मंत्री भी है और राजा भी है, दोनों पद उसके पास है, पहली बात। और ऐसी स्थिति में शनि के बारे में आपने पूछा, शनि तो न्यायाधीश है, ये 14 भवनों के न्यायाधीश है। और शनि की एक और खूबी है, मैं आपसे कहूं कि अगर हम काल पुरुष की कुंडली बनाएं तो उसमें जो मकर राशि है वो 10वें भाव में आती है। 10वां भाव कर्तव्यों का है, कर्मों का तो है लेकिन कर्तव्यों का है। आजकल क्या होता है, बच्चे भाई ये पिता की प्रॉपर्टी में मेरा अधिकार है, अधिकारों की बात करते हैं, कर्तव्यों की बात नहीं करते। 10वां भाव कर्तव्यों का है, और 11वां भाव कर्म फलों का, आय का, क्या प्राप्त होगा। तो शनि देव की मकर राशि इस काल पुरुष के 10वें भाव की राशि है। यानी इस परमात्मा की कुंडली अगर मैं बनाऊं तो 10वां भाव तो मकर राशि उनकी है, और 11वां भाव जो है वो आय का है, प्राप्ति का है। 11वां भाव प्रसिद्धि का भी है। कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, उन्हें प्रसिद्धि नहीं होती। प्रसिद्धि कुछ लोगों को मिलती है, मेहनत तो बहुत करते हैं, पर भगवान यश सबको नहीं देते। तो 11वां भाव यश का और प्रसिद्धि का, धन प्राप्ति का तो है ही है जी। अब ये जो शनि देव हैं, इनका अगर हम देखें 30 मार्च को शनि देव राशि परिवर्तन कर रहे हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि कुंभ राशि से मीन में आ रहे हैं, गुरु की राशि में, देव गुरु बृहस्पति की राशि में आ रहे गुरु हैं। का बृहस्पति तो संस्कारी है ही, शनि देव उसमें आ रहे हैं। यानी शनि जो है वो गुरु का रूप धारण करके आ रहे हैं। भीतर से न्याय प्रिय, बाहर से गुरु,
यानी कठोर गुरु है, अनुशासन पसंद है, नियमों को मानने वाला है। ये कपट्याचारी, भ्रष्टाचारी, लंपटों को पसंद नहीं करने वाला। तो शनि आ रहे हैं मीन राशि में, देवगुरु बृहस्पति की राशि में। जब ये वहां आएंगे तो स्वभावतः कुंभ राशि और एक राशि आगे मेष राशि, इन पे 7.5 हो जाएगी, क्योंकि शनि 2.5 साल पीछे, 2.5 साल आगे, और 2.5 साल जिस राशि में उसमें 2.5, 5 और 2.5, 7.5 का इनका प्रभाव। ये जिस राशि में होते हैं वहां तो प्रभाव देते ही हैं, पीछे और आगे भी देते हैं, तो उनके ऊपर ये प्रभाव जाने वाला है। एक तो ये चीज बड़ी महत्वपूर्ण हो जाएगी। दूसरा, अगर हम और बारीकी से देखें, जब शनि मीन में जाएंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि जो है शनि की, वो पड़ेगी वृषभ राशि पर। वृषभ राशि के स्वामी शुक्राचार्य हैं, वो शनिदेव मित्र हैं। तो शनि अपने मित्र को देखेंगे, शुक्र की राशि को, और शुक्र की राशि से देखें तो शनि आय स्थान में है। तो वृषभ राशि वालों के लिए तो पौ 12 है। उन्हें धन, मान, सम्मान, यश, कीर्ति, उपहार, प्रमोशंस, अधिकार सब मिलने के योग दिखाई देते हैं मुझे, पहली बात। और शनि 7वीं दृष्टि से देखेंगे कन्या राशि को। अब कन्या राशि हमारे शरीर का जो नाभि का एरिया है, नाभि के नीचे जो अंतड़ियों का भाग है, वो कन्या का है। तो कन्या राशि वाले वो अपने पेट का ध्यान रखें, डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा डिस्टर्ब रहेगा। कन्या राशि वालों का वैसे भी पेट जरा बाहर का खाया तो उन्हें कष्ट होता है। और 10वीं दृष्टि से शनि देखेंगे देवगुरु बृहस्पति की धनु राशि को, यानी गुरु की दोनों राशियां शनि के प्रभाव में है। अब फर्क क्या है, जब मीन राशि में शनि आते हैं तो जल तत्व वाली राशि में आते हैं। शनि वायु तत्व प्रधान है। वायु तत्व प्रधान होकर जब जल में आएंगे तो हमें तूफान दिखाई देते हैं, हमें उपद्रव दिखाई देते हैं, क्योंकि वायु जब तेजी से चलती है तो तूफान आते हैं। जल तत्व यानी समुद्र के अंदर ज्वार भाटे, समुद्र से आने वाले तूफान दिखाई देते हैं। और जब ये 10वीं दृष्टि से धनु राशि को देखते हैं, वो अग्नि प्रधान है, तो अग्निकांड दिखाई देता है, बमबारमेंट दिखाई देती है। वो आप देखे रहे हैं यूक्रेन और रशिया के माध्यम से कितने देश अपने मनोरथ सिद्ध कर रहे हैं जी। प्रत्यक्ष रूप में तो ये 2 हैं और पीठ पीछे कितने हैं ये तो प्रभु ही जाने। तो ये वर्ष खतरनाक है, युद्ध के दृष्टिकोण से, मारपीट के दृष्टिकोण से। आम जनता पिसती है, जिस बेचारी का कसूर ही कुछ नहीं, कसूर कुछ मेन नेताओं का, और पिसती है जनता जी। तो मुझे उपद्रव, मारपीट, झगड़े, दंगे फसाद, पश्चिम देशों में विशेष रूप से ये विध्वंस दिखाई देता है। और मुझे दिखाई देता है वहाँ की फाइनेंशियल स्थिति डगमगा रही है, आर्थिक स्थिति डगमगा रही है, वहाँ लोगों का जीवन दूभर हो रहा है, मुझे बीमारियां आती हुई दिखाई दे रही हैं। देखिए, मैं उसका रीजन देता हूँ। शनि के साथ जब भी राहु होता है, राहु पिछली चीज को आगे ले आता है। अभी कोरोना वायरस से हम निपटे हैं जी। फिर कोई ना कोई वायरस तंग करने की तैयारी में आ रहा है, और ये अगर आया तो चूंकि ये मीन राशि में है, तो देखिए एक वृषभ राशि को देखता है और एक देखता है कन्या को और एक धनु को देखता है। तो ऐसी स्थिति में हमें ध्यान रखना चाहिए, गले का इन्फेक्शन वृषभ राशि जो होता है वो थ्रोट इन्फेक्शन देता है, वो ध्यान रखना है। ये कन्या राशि पेट को देखता है, ये कॉम्बिनेशन, तो नाभि में हमें कष्ट आ सकते हैं। यानी इन्फेक्शन कफ का चेस्ट के माध्यम से पेट, गला और धनु और स्पाइनल कॉर्ड, रीढ़, इसके ऊपर प्रभाव दिखाई दे रहे हैं। तो ये कुछ अच्छा कॉम्बिनेशन दिखाई नहीं दे रहा हमें। लेकिन हाँ, एक बात और भी इंपॉर्टेंट है, शुक्र यहां उच्च के हैं। अब मीन राशि में शुक्र उच्च के हो जाते हैं। अब शुक्र एक तृतीयेश है और एक अष्टमेश है, तो अष्टमेश होकर त्रिक भाव के स्वामी है, अच्छा नहीं है ये योग। और उधर तृतीयेश होकर त्रिखड़ाय के भी स्वामी है और उपचय के भी स्वामी है। जब ये लगन में आएंगे तो छल होगा। छल का अर्थ ये होता है दंगा फसाद। छल का अर्थ होता है कि देश की जो प्रभु संपदा है, देश का जो चरित्र है, उसे बिगाड़ा जाए, कहा कुछ जाए, झूठ परोसा जाए। अब विपक्ष की पार्टियां कुछ भी कर सकती हैं। पक्ष और विपक्ष का ये युद्ध दिखाई देता है, तो इसमें सावधान रहने की आवश्यकता है। इसी में हमें सूर्य भी दिखाई देते हैं।
सूर्य सष्टेश होकर जब वहां आते हैं तो राजदंड दिखाई देते हैं, अनुशासन दिखाई देता है, उपद्रवियों के ऊपर नकेल रखी जाएगी और उनको दंड प्रक्रिया कठोर हो जाएगी, अनुशासन शासन की तरफ से तेजी से आएगा। वहां मुझे एक प्लेनेट बुध भी दिखाई देते हैं। बुध से फाइनेंस का जो फाइनेंशियल स्टेटस है उस पर हमें ध्यान देना होगा। कुल मिला के ये जो 6 ग्रहों का योग आ रहा है, इसके अंदर मैं एक बात कहना चाहता हूं कि मंगल द्वितीयेश और भाग्येश होकर चतुर्थ भाव में है। मंगल इस स्थितियों को संभालेंगे। विपरीत स्थितियों में मंगल बहुत कुछ संभालने की कोशिश करेंगे, लेकिन ये सच है, लड़ाई झगड़े, दंगा फसाद, मारकाट, भूकंप, क्योंकि इसमें हमें सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण भी दिखाई देते हैं। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण की एक खास बात है, जितने घंटे का ग्रहण होता है उतने महीने का ही उसमें ही भूकंप आते हैं। अगर 4 घंटे का प्रभाव ग्रहण का है तो 4 महीने तक भूकंप आ सकते हैं, दंगे फसाद हो सकते हैं, एक्सीडेंट हो सकते हैं। शनि चूंकि वायु तत्व है तो हवाई जहाज की यात्राओं में भी उपद्रव दिखाई देते हैं, रेलगाड़ियों के उपद्रव दिखाई देते हैं। तो ये मिला जुला साल हमें शनि का दिखाई देता है। लेकिन आपने बताया कि 30 मार्च को शनि का महाराशि परिवर्तन, और शनि जो कि वायु तत्व है, तो एक तूफानी भरी तस्वीर आज आपने हमें यहाँ से दिखाने की कोशिश की है, दिखाई दे रही दिखाई आपको दे भी रही, आपने दिखाया भी है। लेकिन इसके 1 महीने बाद, यानी कि मैं बात करूँ तो मई में देवगुरु बृहस्पति, गुरु के घर में शनि पधारे हैं, लेकिन गुरु बृहस्पति जी का क्या? ये तो आपने बड़ा कीमती प्रश्न पूछ लिया। देखिए 15 मई के आसपास मेरा ख्याल है ये जो गुरुदेव हैं ये वृषभ राशि से मिथुन में आएंगे, वृषभ से मिथुन में आएंगे। यद्यपि ये मिथुन राशि उनकी मित्र राशि नहीं है जी। मित्र राशि तो वृषभ भी नहीं थी, लेकिन ये मिथुन में आएंगे। मिथुन में आने के बाद पंचम दृष्टि से तुला राशि को देखेंगे। बृहस्पति की एक खूबी है, ये जिधर देखते हैं उधर सुख, धन, मान, सम्मान की वृद्धि करते हैं। तो तुला राशि वालों को अब जो कोर्ट कचहरी में न्यायाधीश हैं, जो वकील हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो इंजीनियर हैं, जो एआई एक्सपर्ट हैं, जो मीडिया के एक्सपर्ट हैं, उनके मान सम्मान की वृद्धि होने वाली है। सप्तम दृष्टि से ये देखेंगे धनु राशि को, तो जो टीचर हैं, जो मोटिवेटर हैं, जो काउंसलर हैं, जो धर्म के उपदेशक हैं, जो कानून के रक्षक हैं, जो घर में माता पिता के रूप में हैं, जो स्कूल के अंदर शिक्षक के रूप में हैं, तो गुरुदेव उनके मान सम्मान की वृद्धि करने वाले हैं। और एक गुरुदेव शनि की राशि कुंभ को भी देखेंगे। अब कुंभ को देखने से शनि की जो संहारक शक्ति है उस पर गुरुदेव ब्रेक लगाएंगे। गुरु की खूबी यह है संहार को रोकना, तो गुरुदेव ये काम करने वाले हैं। तो मुझे मिथुन राशि वालों के लिए कहना है कि वो थोड़ा अपने ध्यान रखें इस चीज का, क्योंकि मिथुन राशि वालों के लिए ये गुरु सप्तमेश और दशमेश हो जाते हैं। सप्तमेश होके पत्नी, अब पत्नी बुद्धिजीवी मिलती है। मिथुन राशि में आएंगे ना, पत्नी पढ़ी लिखी बुद्धिजीवी होगी, वो हुक्म करेगी डू इट, डू नॉट डू इट। अब इन्हें ये पसंद नहीं आएगा मिथुन राशि वालों को, तो इन्हें ध्यान रखना है पत्नी से पंगा ना लें, प्रेम पूर्वक उनके साथ रहें। वैसे तो सभी को अपनी धर्म पत्नी का मान सम्मान करना चाहिए। और दूसरा एक स्वभाव आ रहा है कुंभ राशि के ऊपर जो मैं देख रहा हूं, तो कुंभ राशि का जो शनि है, एक कमाल ये हो रहा है कि शनि जो है वो गुरु की राशि में है और गुरुदेव जो है वो मिथुन की राशि में है। तो इसके अंदर कुछ खास चीजें भी हैं जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं। जैसे तृतीयेश, तीसरे भाव का स्वामी यदि व्यय भाव में चला जाए तो एक विपरीत राजयोग बनता है। लेकिन इस योग में एक चीज और भी है जिसका हमें ध्यान रखना है, प्रॉपर्टी के क्षेत्रों में पेपर देकर साइन करें, ऐसे आंख बंद करके ना करें। तो ये जो गुरुदेव का मिथुन राशि में प्रभाव है लगभग 1 वर्ष तक रहता है। शनि 2.5 वर्ष रहते हैं, पर गुरुदेव 1 वर्ष रहेंगे। तो 1 वर्ष तक ये तुला राशि वालों के लिए और कुंभ राशि वालों के लिए और धनु राशि वालों के लिए बहुत शुभ, बहुत लाभदायक प्रभाव देने वाले हैं। हाँ, ध्यान रखना है वृश्चिक राशि वालों को, क्योंकि जब ये मिथुन राशि में आएंगे तो वृश्चिक राशि 6ठे भाव में पड़ती है और मेष राशि 11वें भाव में पड़ती है।
और ये जो मंगल है सेकंड हाउस में नीच के है, तो इन्हें ध्यान रखना है कोई ऑपरेशन वगैरह ना हो। मंगल ऑपरेशन भी कराते हैं। फास्ट ड्राइविंग से बचें, लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि गुरु मिथुन में होंगे, मिथुन राशि वालों का जो मंगल होता है, इन्हें अपनी वाणी का ध्यान रखना चाहिए, गलत न बोल दे, क्योंकि शस्त्र का काटा हुआ तो ठीक हो जाता है, वाणी का मारा हुआ ठीक नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल द्रौपदी ने इतना ही कहा था, अंधे की औलाद अंधी होती है, पूरा महाभारत हो गया। जी। तो थिंक बिफोर यू स्पीक, ये एक खास चीज रहेगी। हाँ, मीन राशि वालों के लिए ठीक रहेगा। मेष राशि और वृश्चिक राशि वालों को ध्यान रखना है। वृषभ और तुला राशि वालों के लिए शुभ रहेगा, मान सम्मान की वृद्धि होगी और यश कीर्ति की प्राप्ति होगी, प्रमोशन होगा। जी। और ध्यान रखना है सिंह राशि के जातकों के साथ ये विशेष पंगे वगैरह ना ले और पार्टनरशिप वगैरह ना करें, नहीं तो उसमें नुकसान हो सकता है। और बाकी मकर और कुंभ राशि वालों के लिए, कुंभ के लिए अच्छा है और मकर राशि वालों के लिए ध्यान रखना है कि कहीं गुस्से में आके जॉब ना छोड़ दें कि नहीं मैं तो अब जॉब छोड़ता हूँ, विदेश में जाऊंगा, वहां जाके पढ़ाई करूंगा, तो ये भी अवसर उनको मिल सकते हैं। तो ऐसा मैं गुरु का परिवर्तन देखता हूँ। गुरु के ठीक बाद मायावी राहु केतु, जी। और जिनके लिए तो यही कहा जाता है कि पिछले जन्मों के कर्मों का हिसाब करते हैं जी। इंसान के साथ। हाँ, तो उनका 18 महीने बाद जो उनका गोचर हो रहा है इसी साल यानी कि 2025 में। राहु और केतु वस्तुतः कोई प्लेनेट तो है नहीं। असल में पृथ्वी 23.5 डिग्री झुकी हुई अपने एक्सिस पे घूमती है अच्छा। और सूर्य की भी परिक्रमा करती है। जी। तो पृथ्वी की 2 गतियां होती हैं और इस पृथ्वी के चारों तरफ चंद्रमा चलता है। तो पृथ्वी की गति से एक खास करके चुंबकीय क्षेत्र निर्मित होता है और जब चंद्रमा अपनी गति पृथ्वी के चारों तरफ चलता है तो 2 पॉइंट पे वो कटाव बिंदु आते हैं। तो जो दक्षिण दिशा का कटाव बिंदु है उसे राहु कहते हैं, साउथ नोड, और जो उत्तर दिशा का है उसे नॉर्थ कोड कहते हैं। तो ये राहु और केतु यही होते हैं। वस्तुतः इस स्थिति में पूरे ब्रह्मांड में एक रेडिएशन सा प्रभाव जाता है। ये पृथ्वी पर भी आता है, बहुत जगह जाता है। ऐसा प्रभाव जब जन्म कुंडली में दिखाई दे, अब जैसे राहु केतु अब क्या कर रहे हैं, ये राहु और केतु का जो स्वरूप है, कुंभ राशि में तो राहु आ रहे हैं और सिंह राशि में केतु आ रहे हैं। जी। यानी मित्र की राशि में राहु आ रहे हैं, शनि इनका मित्र है, मित्र राशि में आ रहे हैं। अच्छा, ये वक्री चलते हैं, इसलिए आपने सही कहा, पिछले जन्मों का हिसाब किताब ये हमें बताते हैं। अब जब ये राहु केतु आएंगे तो कुंभ लगन जिनका होगा या कुंभ राशि जिनकी होगी या सिंह राशि जिनकी होगी, उसके ऊपर ये एक्सेस पड़ रहा है। तो सिंह राशि वाले अलर्ट रहें और कुंभ राशि वाले भी अलर्ट रहें। ये जब रेडिएशन का प्रभाव आता है तो जो पीछे आप कर रहे हैं, आपने पिछले वर्ष 2 वर्ष 10 साल, क्योंकि 1.5 साल तक ये राहु केतु 1.5 साल में राशि बदलते हैं। जी। तो 1.5 साल तक जो आपने किया, अच्छा या बुरा, या और 3 साल में जो किया या जो पिछले जन्मों में भी किया, तो राहु केतु पिछले जन्मों के कार्मिक कर्मों को प्रकट करते हैं। जैसे किसी ने किसी के साथ बुरा व्यवहार किया, अब उसने तब नहीं कहा, अब जब राहु केतु का एक्सेस आएगा तो वो प्रकट हो जाएगा। ओके। कई लोगों को आपने देखा होगा, किसी ने उन पे दोषारोपण लगा दिया, बहुत से लोगों पे दोषारोपण लग जाते हैं। अब किया था 10 साल पहले या 15 साल पहले, फाइलें अब खोल रही हैं, तो ये वही राहु केतु है, ये पुरानी फाइलें खोल देता है। तो कुंभ राशि वालों के ऊपर है ये राहु का प्रभाव, मिथुन राशि के ऊपर है और तुला राशि पे। तो तुला राशि वाले ध्यान रखें, न्याय प्रिय लोग हैं ये लोग न्याय के मार्ग पे चलने वाले हैं। ये लोग जज हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं। वकील हो तो ध्यान रखें झूठे मुकदमे ना लें। अब तुला राशि के मीडिया के क्षेत्र में हो सकते हैं, झूठी फिल्में उल्टी सीधी बना के ना किसी को दिखाएं, ना किसी का अपमान करें, अपयश करें। मीडिया की लाइन भी आती है। एआई वाले, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाले, आईटी सेक्शन वाले, हवाई जहाज उड़ाने वाले और जितने भी हमारे वैज्ञानिक हैं, ये सब तुला राशि में आ रहे हैं। ऐसे ही मिथुन राशि वाले बौद्धिक प्राणी हैं, फिनेंस डिपार्टमेंट के लोग हैं, बैंकिंग डिवीजन के लोग हैं।
ये वो लोग हैं कमोडिटी के क्षेत्र के हैं, शेयर मार्केट वाले हैं, तो भैया सोच समझ के रुपया इन्वेस्ट करें, अचानक फायदा भी हो सकता है, नुकसान भी हो सकता है। और ये सिंह राशि पे भी, सिंह राशि पे जब एक्सेस गिरता है तो उच्च पदों पे आसीन लोगों को अहंकारी नहीं होना चाहिए, गर्वीला नहीं होना चाहिए, घमंड में आके किसी का अपमान नहीं करना चाहिए, नहीं तो अपयश होगा, अपमान होगा। खास करके कुंभ राशि वालों के लिए उनकी पत्नी को ये वहम होता है या पति को ये वहम होता है हम उच्च खानदान के, उच्च रक्त के हैं। अच्छा। क्योंकि उनकी राशि सिंह है ना, तो सूर्य अपने आप को प्रतापी मानता है, राजा मानता है, बॉस मानता है, वो कमांड देना पसंद करता है, कमांड लेना पसंद नहीं करता है। तो वो जो 7th हाउस स्पाउस का है, आइदर मेल और ए फीमेल, आप उससे लफड़ा ना करें, झगड़ा ना करें, क्योंकि वो भाई साहब तो रुकने वाले हैं नहीं, वो तो झुक नहीं सकते। अच्छा, सिंह की एक और मुसीबत है, उससे कोई दोस्ती नहीं कर सकता, और शेर से कौन दोस्ती करेगा, सब डर के मारे भाग जाएंगे, शेर नहीं करेगी। तो इसलिए कुंभ का राहु का प्रभाव इन 3 राशियों पे आएगा। हाँ, राहु का प्रभाव तुला के ऊपर, वृषभ के ऊपर ठीक रहेगा, मिथुन के ऊपर और कन्या के ऊपर भी बुरा नहीं रहेगा, क्योंकि ये इनके मित्र हैं। सिंह राशि इज नॉट ए फ्रेंडली प्लेनेट। तो हाई ऑफिशियल पोस्ट पे जो IAS IPS लोग हैं, मंत्री हैं, संतरी हैं और न्यायाधीश हैं, ये अपने कार्य में ईमानदारी बरतें, न्याय करें तो अच्छा है। इसमें एक और परेशानी आती है जो मुझे कहना है, अक्सर न्यायाधीशों के घर में जो उनके बेटे होते हैं, उनकी बीवियां उनसे तलाक मांगने लगती हैं। क्या मैं बात कह रहा हूं, फिर से सुने। न्यायाधीशों के घर में जो पुत्र हैं, उनकी बीवियां उनसे तलाक मांगने, वो वहां भी न्याय करेंगी। उन्हें अगर उसको लगेगा मुझे दबाया गया, मेरे कुछ सामने नहीं लाया गया, मान लीजिए बीवी भी वकील हो, बीवी भी जज बनना चाहती हो, और वो कहे नहीं मैं ऑलरेडी हूं ना, तुम क्यों आ रहे हो बीच में, तो एक कलेश हो सकता है। तो इवन 10-15 साल पुराना भी रिश्ता हो तो भी कलेश हो सकता है। तो बी अलर्ट, सावधान रहिएगा। AI सेक्शन के जितने भी हमारे डॉक्टर्स हैं, सर्जन्स हैं, इन सबको ध्यान रखना है इस मामले में। और एक बात कहना है मुझे इसके अंदर, केतु को अगर हम देखें, ये तो मैंने राहु का बताया, केतु भी चेंज हो गया। केतु मोक्षदायी है, केतु मंगल की तरह काम करता है, जो आध्यात्मिक की तरफ लेके जाते हैं इंसान को। अध्यात्म की तरफ इसलिए ले जाता है कि अश्वनी नक्षत्र, मेष राशि का अश्वनी, भरणी, कृतिका, अश्वनी नक्षत्र जो है, जिसके आचार्य अश्वनी कुमार है, और उसका नक्षत्र का लॉर्ड केतु है अश्वनी का। सूर्य जब मेष राशि में होते हैं तो उच्च के होते हैं, इसलिए क्योंकि सूर्य आत्मा के कारक है। जो व्यक्ति आत्मस्थ होता है वही मुक्ति के मार्ग की ओर जाता है। केतु सिंह राशि में, तो केतु जब सिंह राशि में आएंगे तो व्यक्ति हाई प्रोफाइल, ऊंचे पद पे रहता हुआ भी अगर ध्यान योगी है, ज्ञान के मार्ग पे चल रहा है, तो उसके हाथ में सत्ता भी होती है। योगी जी को ले लीजिए, हैं तो सन्यासी जी, हैं तो विरक्त, लेकिन न्याय पथ पे चलते हुए धीर पुरुष विचलित नहीं होते, निर्णय लेते हुए बोल्ड स्टेप लेते हैं। तो केतु वहां पर एक सन्यासी को राजा बना देता है और न्याय करने के लिए किसी भी हद तक जाता है। उसके लिए न्याय सर्वश्रेष्ठ है। ये केतु ऊंचाइयां देता है वहां पर। केतु धनु राशि को देखता है, तो गुरु जो मिलेंगे वो बड़े लॉजिकली बात करेंगे, वकील जो होंगे लॉजिकली बात करेंगे, लेकिन उन्हें यह ध्यान रखना है अहंकारी ना हो जाए, उन्हें यह ध्यान रखना है मारपीट पे ना उतरे, उन्हें यह ध्यान रखना है दूसरे का अपमान ना करें। यही केतु मेष राशि पे भी प्रभाव डालेंगे। तो जो लोग स्पोर्ट्स में होंगे उनकी बल्ले बल्ले हो जाएगी। अब जो क्रिकेटर होंगे, जो हॉकी के प्लेयर होंगे, जो वेट लिफ्टर होंगे, या जो सर्जन होंगे जी, या जो स्पोर्ट्स में होंगे, जो पुलिस में होंगे, जो मिलिट्री में होंगे, उनको मान सम्मान पद प्रतिष्ठा मिलने लग जाएगी। केतु के ये प्रभाव भी हैं, तो हमें इन दोनों प्रभावों को देख के बात करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, आपने हमें महाकुंभ और महाकुंभ की बात की तस्वीर में जिस तरह की आपने हमें समझाने की कोशिश की है, राहु, केतु, शनि और गुरु के बारे में जी, आपने देखिए अलग अलग पैरामीटर्स पर किस राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा वो आपने हमारे दर्शकों को बताया है। लेकिन दर्शक आपसे ये भी जानना चाहते हैं कि जो भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट जो भी उनकी ज़िंदगी पे पड़ रहा है इस दौरान, जो आपने सावधानियां उनको बताई है, लेकिन सावधानियों के साथ साथ अगर आप इलाज भी बता दें। ये आपने बड़ी अच्छी बात कह दी। चलिए, बड़ी सुंदर बात आपको बताते हैं। राशि अनुसार मैं
12 राशियों के लिए एक बड़ी गहरी बात बताता हूं। मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। जी। तो मंगल की जिनकी राशि है वो रामायण पढ़े। अगर रामायण पढ़ेंगे, देखिए हनुमान जी मेष राशि वालों के सब संकट, हर कष्ट को दूर करने की ताकत रखते हैं। रामायण में है सुंदरकांड, तो रामायण का रोज पाठ करें और मंगलवार को सुंदरकांड का पाठ करें। मेष और वृश्चिक राशि के सारे कष्ट दूर हो गए। और यदि इसी के साथ साथ हनुमान जी के मंदिर में जाके एक ध्वजा लगा दें और ध्वजा लगा के हनुमान जी का जहां गदा रखते हैं ना, वहां का सिंदूर लें और अपने माथे पे तिलक कर दें। देखिए कैसी यश कीर्ति होती है, कैसा मान सम्मान होता है। अब आते हैं वृषभ और तुला राशि वालों के ऊपर। दोनों का स्वामी शुक्र है। शुक्र ये कहता है मैं घर में पत्नी के रूप में हूं, लक्ष्मी के रूप में हूं, मेरा अपमान मत करना, मेरा सम्मान करना। पूछा लक्ष्मी से, बहन एक बात तो बताओ, तुम्हारे पति बड़े प्रसन्न रहते हैं, वो लेटे हुए हैं, तुम चरण दबा रही हो, तुम्हारी गृहस्थी बड़ी प्यारी है। शिव जी कहते हैं हमारी बड़ी समस्या है, वो देवी गुस्सा आता है तो अग्नि में दाह कर लेती है। और ब्रह्मा जी कहते हैं मेरी पत्नी तो इतनी गुणवान है, वो तो सुर समृद्धि है, मेरी कुछ चलती ही नहीं, वो मेरे से ज्यादा ज्ञानवान है। पर प्रसन्न जितनी लक्ष्मी तुम हो, अब बताओ ना रीजन क्या है। तो एक बात कहती है कि पति जब शाम को घर आते हैं मेरे, तो मैं उनका ब्रीफकेस लेती हूँ, पति को पंखा करती हूँ, पानी पिलाती हूँ, शरबत पिलाती हूँ और लिटा के माथे पे हाथ फेरती हूँ और चरण दबाती हूँ। मैं नहीं पूछती कहां से आए हो, अब आए हो, ये तुम्हारा आने का टाइम है, मैं ये नहीं पूछती। और उनके जितने रिश्तेदार हैं मैं उनकी निंदा नहीं करती, मैं उनके भाइयों का अपमान नहीं करती, मैं भाइयों की उनकी बीवियों का अपमान नहीं करती। मैं सबके भीतर गुण देखती हूं, मैं हर एक में गुण देखती हूं और उसी की तारीफ करती हूं। अगर उसमें कोई कमी है वो मैं नहीं कहती, पर मैं उनके गुणों की तारीफ जरूर करती हूं। इससे मेरे पति के कुल के सारे लोग मुझे प्रेम करते हैं, मेरा मान सम्मान बढ़ता है। ये सीक्रेट है। ऐसी विष्णु जी से पूछा, बोले मैं अपनी धर्मपत्नी के माता पिता का सम्मान करता हूं, उसके कुल के सब व्यक्तियों का सम्मान करता हूं। दोष तो सब में होते हैं, दोष तो देवता में भी होते हैं। अगर मैं अवगुणों पे दृष्टि रखूंगा तो कष्ट होगा, तो मेरे शत्रु बढ़ेंगे। अगर आपके गुणों की प्रशंसा करूंगा तो मेरे मित्र बढ़ेंगे। ऐसा कौन व्यक्ति है जिसमें गुण ना हो? तो गुण ग्राहक बनने से प्रेम की वृद्धि होती है, और अवगुणों को दूर करने का ठेका जब आप लेंगे तो कष्ट बढ़ता है। तो वृषभ और तुला राशि वाले, और मैं तो कहता हूं 12 राशि वाले सुन लें ये बात, वो अपनी पत्नी का अनादर ना करें। घर में अगर कोई काम करने वाली है तो उसका भी अनादर ना करें। अब आ गया मिथुन और कन्या राशि। इसका स्वामी बुध है। बुध बुद्धिवादी है, बुद्धि का प्रयोग करें, विवेक का प्रयोग करें। और बुध का सबसे बढ़िया ओम नमो नारायणाय, भगवान विष्णु का जो जाप करेगा जी। भगवान विष्णु बुद्ध के रूप में है, तो बुद्ध बुद्धि के दाता है। और यदि आपने अपने मामा जी का सत्कार किया, मामा जी से प्यार से बात करी, और मैं तो कहता हूं सबसे ही अदब से बात करनी चाहिए। बुद्ध के लिए एक और अच्छी बात बता दें, आप गाय को चारा खिला दिया करें। जब गाय को चारा खिलाए ना, तो गाय के नीचे जो झालर उसकी लटकी हुई है उस पे हाथ फेरा करें और गाय के कान में कह दे, मां हमारे घर में हमारे दुखों को दूर करो ना, हमारे कष्टों को दूर करो ना। गाय को चारा खिलाते वक्त सवेरे नंगे पैर घास पे चल लें तो आपका बुद्ध श्रेष्ठ हो जाएगा। अब आप देख लीजिए, आपके मैंने 6 राशियां कंट्रोल कर ली। सूर्य सिंह राशि, अपने घर में पिता का कभी अपमान ना करें, पिता के प्रति अपने कर्तव्यों को पूर्ण करें। सवेरे उठ के भगवान सूर्य को जल दें और ओम नमो नारायणाय इसका ध्यान करके सूर्य को जल दें। जैसे ही सूर्य को जल देंगे, जल हाथ ऊपर हो जल नीचे गिरे, तो जल के अंदर से जब वो किरण आपकी माथे पे पड़ेगी तो आज्ञा चक्र एक्टिवेट होगा, विशुद्ध चक्र एक्टिवेट होगा, आपकी आंखों में सूर्य का प्रकाश आएगा, विटामिन डी मिलना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल फायदे ही फायदे। और अपने घर में जो भी बुजुर्ग हैं, ताया जी चाचा जी, किसी का अपमान ना करें।
और सूर्य का आनंद और लेना चाहते हैं तो एक काम आप और कर सकते हैं, आप बहुत अच्छा हो संक्रांति वाले दिन जब सूर्य राशि चेंज करते हैं, मकर संक्रांति 12 संक्रांति आती है, मकर भी आती है, धनु भी आती है, हर महीने सूर्य राशि पर उस दिन गरीबों को वस्त्र दें, खाने को दें, उनके बच्चों की एजुकेशन में थोड़ी सहायता कर दें तो सूर्य बड़े प्रसन्न होते हैं। चंद्रमा माँ का रूप है, अपनी माँ का ध्यान करें ना, माँ के चरण छुआ करें। अच्छा, 5 माताएं होती हैं। पहली माता जन्म देने वाली माँ, जी, कभी उसका अपमान ना करें। दूसरी माता ये पृथ्वी माता, इसके छू के माथे पे लगाएं रज, ये दूसरी माता। तीसरी माता गौ माता, गाय के अंदर तो 33 कोटिश देवताओं का वास है। जब आप गाय को रोटी खिलाते हैं, गाय को चारा देते हैं तो आप सभी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त कर लेते हैं। और चौथी दुर्गा माँ, जब आप ओम दुर्गाय नमः कहते हैं, भगवान शिव की अर्धांगिनी का ध्यान करते हैं तो समस्त देवियों का आशीर्वाद मिलने लगता है। जी, और 5वीं माता गंगा मैया, घर में जो गंगा जल रखे वो अपने सिर से ऊपर रखें। दिस इज इंपॉर्टेंट, फिर से सुने। अगर घर में गंगा जल लाएं तो ऐसी नीचे ना रख दें। अरे भगवान शिव भी जटाओं में रखते हैं, तो गंगा जल को ऊपर रखना है। और कोशिश करें रोज चरणामृत के रूप में गंगा जल लें, तो चंद्रमा मजबूत हो जाता है आपका, डिप्रेशन नहीं होता, फिर कफ के रोग नहीं होते, जी, फिर इन्फेक्शन नहीं होते, फिर वायरस इन्फेक्शन नहीं होते, फिर डिप्रेशन नहीं होता। अब सूर्य चंद्रमा भी हो, अब रहेगा शनिदेव। तो आपके ऑफिस में जो कर्मचारी हैं उनका सम्मान करें। मकर और कुंभ, मकर और कुंभ दोनों के स्वामी शनिदेव। जी, अनुचरों का ध्यान रखें, उनकी तनख्वाह यूं ही ना काटते रहें, अच्छे मौकों पे उनकी तनख्वाह बढ़ा दें या ना भी बढ़ाएं, अलग से कुछ ना कुछ उन्हें वस्त्र दे दें। उनके बच्चों का भी ध्यान रखें। शनि बड़े प्रसन्न होते हैं। शनि न्याय प्रिय है, झूठ ना बोले, सच कितना ही कड़वा हो सच ही बोलें। उस वक्त आपकी बदनामी जरूर होगी, लेकिन जीवन भर आप पुरस्कृत रहेंगे। सत्य की एक खूबी है। एक ऋषि ने पूछा, गुरुजी आप कहते हैं सत्यम ब्रूयात ना ब्रूयात अप्रियम सत्यम, अप्रिय सत्य भी नहीं बोलना चाहिए। कहते प्रियम ब्रूयात, मीठा बोलो, सत्यम और सत्य बोलो। बोले गुरुजी इससे लाभ क्या होगा? बोले इससे सरस्वती सिद्ध हो जाती है। आपकी वाणी पर सरस्वती का वास होता है। और वो जो पुराने जमाने में वरदान और श्राप दे दिए जाते थे ना, ये उन्हीं के फलीभूत होते थे जो सत्य बोलते थे। हृदय में भी सत्य, व्यवहार में भी सत्य और वाणी में भी सत्य। जिसकी मानसा वाचा कर्मणा सत्य अनुशासन होता है, उसकी जिह्वा पे सरस्वती का, वो जो कह देगा वो हो जाएगा, वो जो भविष्यवाणी कर देगा वो हो जाएगी। ये सत्य का बल होता है। गुरु की राशि धनु और मीन, ये जान के छोड़ दी थी मैंने। गुरु ज्ञान के गुरु है। गुरु घर में पिता और माता ये पहले गुरु हैं। शिक्षक आपके गुरु हैं। आपके मोहल्ले के जितने अनुभवी लोग हैं वो गुरु हैं। आज तो क्या होता है कि मुझे बड़ा दुख होता है कि वृद्धाश्रम, हमारे यहाँ वृद्धाश्रम की कल्पना नहीं थी, हमारी परंपरा में भी नहीं रहा है कभी। नहीं है। माता पिता श्रेष्ठ गुरु हैं। जी, आपका बच्चा जब छोटा होता है तो उसको दोनों पालते हैं। माता डॉक्टर है, वैद्य है, और पिता शिक्षक है। वो बच्चा जब तक 5-6 साल तक बड़ा नहीं होगा, उसको सारे संस्कार माता पिता से मिलेंगे। आज हम इन गुरुओं को तो वानप्रस्थ, उनको तो हम भेजते हैं संन्यास आश्रम, और फिर पता नहीं कहां कहां हमारे बच्चे टक्करे खाते हैं। इसलिए संस्कारहीन हो गए। हमें गुरुकुल लाना होगा, हमें गुरुकुल लाना होगा। और हमें एक चीज और लानी होगी। क्लाइव लॉयड ने और लॉर्ड मैकॉले ने 2 काम किए, हमारी संस्कृति पे बहुत घातक हमले किए। लॉर्ड मैकॉले ने तो गुरुकुल छीन लिया, जी, जहां फ्री शिक्षा दी जाती थी, और क्लाइव लॉयड ने गोकुल छीन लिया, जहां पे गौएं होती थी। गौओं से हमें दूध मिलता था, दूध से मक्खन, मक्खन से घी। हमारी जो खाद होती थी वो गोमूत्र से और गोबर से होती थी। उस यूरिया में हानिकारक तत्व नहीं थे।
आज जो यूरिया है, अगर हम उसे खेतों में डालते हैं तो आप हैरान होंगे, केंचुए तत्काल मर जाते हैं। केंचुए, और ये केंचुए भूमि को उपजाऊ करते हैं। ये केंचुए जब भूमि के अंदर जाते हैं तो बीच में एक संधि स्थान छोड़ते जाते हैं, उससे वायु का आना जाना रहता है, वो भूमि शस्य श्यामला बनती है। उन्होंने अपना यूरिया बेचने के लिए, आपके यूरिया का भंडार 30,000 गौएं रोज कटती थी। क्लाइव लॉर्ड ने ये किया। आज हमारे देश के शासकों को चाहिए गोकुल और गुरुकुल दोनों बनाएं, सारी शिक्षाएं दें। नैतिक शिक्षा तो वहीं मिलेगी। आपकी जानकारी के लिए कह दूं, बच्चे जब गुरुकुल में आते थे तो हाथ में दंड देके 12 वर्ष तक उन्हें कहते थे तुम भिक्षा मांगो, 12 वर्षों के बाद आना हमारे पास। क्यों? क्योंकि देवगुरु बृहस्पति हर वर्ष राशि बदलेंगे। उसी राशि में जब गुरु फिर आएंगे तब उन्हें गुरुकुल में शिक्षा दीक्षा के लिए एडमिशन दिया जाता था। तब गुरु 12 होते थे। अब जैसे गुरु कहां गए? मिथुन में जी। तो अब गुरु बुध हैं। कर्क में जाएंगे तो माता गुरु हो जाएगी, सिंह में जाएंगे तो पिता गुरु हो जाएंगे, कन्या में जाएगी तो बेटियां गुरु हो जाएंगी, तुला में जाएंगे तो न्यायाधीश गुरु हो जाएंगे, वृश्चिक में जाएंगे तो जितने जिम एक्सपर्ट हैं, जितने हमारे फिजियोथेरेपिस्ट हैं, जितने हमारे शरीर के रक्षक हैं, वो गुरु हो जाएंगे। और नवम में तो हमारे शिक्षक गुरु होंगे। दशम में जो हमारे नीचे कर्मचारी, ज्ञान कहीं से भी हो सकता है। रविदास जी तो चर्मकार थे, लेकिन ज्ञान की गंगा वहां कैसी बह रही थी, वो भी हमारे गुरु हो सकते हैं। तो 12 राशियों में जब गुरुदेव जाते हैं, 12 संबंधों के लोगों को अपना गुरु बनाते हुए जब तुम वापस आते हो तब तुम परिपक्व हो जाते हो। ये परंपरा गुरुकुल की।